नमस्कार साथियों, मैं मनोज शर्मा बैंको एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम व्याकरण की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक समास के बारे में चर्चा करेंगे। उस सभी से पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जिस विषय वस्तु की बात करने जा रहे हैं और उस प्रकरण का नाम है आपका समास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि समास जो है इसका अर्थ क्या होता है। तो साथियों, टॉपिक है उसका नाम है आपका समास। तो समास के बारे में बात करेंगे, समास कहते किसको है और समास का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसके अर्थ की बात करते हैं कि समास जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा। हमने संधि के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया है। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल और समास है इसका शाब्दिक अर्थ होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अर्थ की। तो अर्थ क्या होगा? तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है संक्षेपण। ये आया हुआ है आपका 3rd ग्रेड के अंदर कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आपका संक्षेपण होता है। दोस्तों, संक्षेपण का मतलब क्या होता है? किसी बड़ी विषय वस्तु को छोटा करना। किसी बड़ी विषय वस्तु को छोटा करना क्या कहलाता है? आपका संक्षेपण कहलाता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ कह दो, या एग्जाम में जब ऐसा प्रश्न आया था तो वहां पूछा गया था समास का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो समास का समानार्थी शब्द होता है आपका संक्षेपण। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है, एज इट जाता है। या तो अर्थ पूछे तो भी संक्षेपण होगा और समानार्थी पूछे तो भी क्या होगा, आपका संक्षेपण होगा। संक्षेपण जो होता है दोस्तों, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? संक्षेपण का इंग्लिश वर्ड होता है आपका एब्रीविएशन। संक्षेपण को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? आपका एब्रीविएशन कहा जाता है। ABBREVIATION। तो संक्षेपण का इंग्लिश वर्ड होता है आपका एब्रीविएशन होता है। और क्या कह सकते हैं संक्षेपण को? संक्षेपण को चाहो तो आप क्या कह सकते हो? संक्षिप्तीकरण भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? आपका संक्षिप्तीकरण भी कहा जाता है। इसका और अर्थ लेते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपका छोटा रूप होता है। अगर हम इसके और अर्थों की बात करते हैं तो समास का और क्या अर्थ हो सकता है? योग भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, इसके अलावा संचय भी हो सकता है, या आपका संग्रह भी हो सकता है। तो समास के कई अर्थ निकलते हैं दोस्तों। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपण, संक्षिप्तीकरण, छोटा रूप, योग, मेल, संचय और आपका संग्रह। समास का जो मुख्य काम होता है किसी बड़ी विषय वस्तु को छोटा करना। अगर हम बात करते हैं इसके कार्य की, तो समास का जो हम बात करते हैं कार्य, इसका नाम संक्षिप्तीकरण क्यों पड़ा दोस्तों? कि अगर कोई बड़ी विषय वस्तु है, बड़ी है और उसको क्या करना? छोटा करना। बड़े को छोटा करना ही क्या कहलाता है? आपका संक्षेपण कहलाता है। जैसे आपने एक पद लिखा, दही या रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो रेल पर चलने वाली गाड़ी एक पदों का समूह है और उसने आपने छोटा करके लिख दिया रेलगाड़ी। तो रेल पर चलने वाली गाड़ी, ये जो पद है, समूह है, ये बड़ा है और इसका हमने क्या बना दिया दोस्तों? रेलगाड़ी। तो बड़ा क्या था आपका? रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेल पर चलने वाली गाड़ी, यह आपका बड़ा पद था, पदों का समूह था। इसका आपने छोटा क्या कर दिया? रेलगाड़ी कर दिया। तो इसका मतलब बड़े को छोटा बनाना इसका मुख्य कार्य होता है किसका? आपका समास का होता है। तो दोस्तों, समास को किस रूप से जानते हैं? आपका संक्षेपण, इंग्लिश में कहते हैं आपका एब्रीविएशन।
चाहो तो आप इसे संक्षिप्तीकरण कह सकते हो, छोटा रूप कह सकते हो, योग मेल कह सकते हो। दोस्तों योग और मेल ये संधि का अर्थ भी होता है। योग और मेल किसका होता है दोस्तों? संधि का भी होता है। संधि अपने आप में क्या है? अनेकार्थी शब्द है। संधि के भी कई अर्थ निकलते हैं। संधि का मतलब योग भी होता है, मेल भी होता है, और संधि का अर्थ होता है निश्चय, पारस्परिक, सेंध, दो युगों का मिलन, दो ध्वनियों का मिलन। तो संधि है वो अपने आप में अनेकार्थी शब्द है, कई अर्थ निकलते हैं। वैसे समास है, इसके अर्थ होते हैं आपके मुख्यतः संक्षेपण। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये टेक्निकल वर्ड्स में आता है कि एब्रीविएशन शब्द है, इसका हिंदी वर्ड क्या होता है? आपका संक्षेपण। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एग्जाम में और क्या आता है दोस्तों? ये जो संक्षेपण शब्द है इसका विलोम पूछते हैं। संक्षेपण का मतलब होता है बड़े को छोटा करना, और छोटे को बड़ा करना क्या कहलाता है? आपका पलवन। और ऐसा आ जाए संक्षेपण का विलोम क्या होता है, तो यह भी ध्यान रखना दोस्तों, संक्षेपण शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होता है? आपका पलवन होता है। तो छोटी विषय वस्तु को बड़ा करना क्या कहलाता है? आपका पलवन कहलाता है। तो एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछते हैं, या तो ये आता है कि एब्रीविएशन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आपका क्या होता है? संक्षेपण। दूसरा क्या बनता है कि संक्षेपण शब्द है इसका विलोमार्थी क्या होगा, तो आपका क्या हो जाएगा? पलवन। या फिर ऐसा आ सकता है कि निम्न में से कौन सा समास का शाब्दिक अर्थ नहीं है? तो समास के कई अर्थ होते हैं। चाहो तो आप इसको संक्षेपण कह सकते हो, संक्षिप्तीकरण कह सकते हो, छोटा रूप कह सकते हो, योग कह सकते हो, मेल कह सकते हो, संचय कह सकते हो, या आपका संग्रह कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ संचय या मेल क्यों पड़ा? अगर हम समास के शब्दों की बात करते हैं तो ये जो शब्द है वो किससे बना है? अगर हम इसके खंड करते हैं तो ये किससे बना है? ये बनता है आपका सम धन आस से। सम प्लस किससे बनता है? आपका आस से। और सम जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है निकट या पास में। सम का मतलब क्या होता है? निकट या पास में। और आस का मतलब होता है बैठाना या नजदीक लाना। तो एक से अधिक पदों के बीच में जब कोई विभक्ति चिन्ह आ जाए, शब्द आ जाए, कारक आ जाए या शब्दांश आ जाए, उनको हटाकर जब पदों को पास पास लाया जाता है, तो पास पास लाने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है? आपका समास कहते हैं। इसका मतलब यहां पदों का क्या होता है? मेल होता है, पदों का योग होता है। इस कारण यहां समास का शाब्दिक अर्थ हम किसके रूप में कर सकते हैं? आपका योग या मेल के रूप में ले सकते हैं। देखो योग और मेल संधि के अर्थ भी होते हैं। संधि और समास में यहां क्या अंतर देखने को मिलेगा कि संधि में योग जो होता है वो किसका होता है? ध्वनि का होता है, जबकि समास में जो योग होता है वो किसका होता है? आपका पदों का। संधि की बात करते हैं तो संधि के अंदर जो मेल होता है वो किसका होगा? या तो ध्वनि का होगा या वर्ण का होगा। संधि के अंदर जो मेल होगा वो किसका होगा? ध्वनि या वर्ण का होगा। जबकि समास के अंदर जो मेल होता है वो किसका होता है? शब्द या पद का होता है। ये अंतर है दोस्तों, दोनों का अर्थ मेल होता है, लेकिन यहां जो मेल है वो किसके संदर्भ में आएगा? शब्द या पद के। कैसे? जैसे रेल पर चलने वाली गाड़ी, ये आपका समास विग्रह है, तो यहां पर हमने किसका मेल किया? एक तो रेल का और एक गाड़ी का। बीच में जो पर चलने वाली ये जो शब्द थे इनको हमने यहां से क्या किया? हटा दिया, और रेल और गाड़ी इन पदों को हम क्या ले आए? आपस में निकट ले आए। और इसी निकट लाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपका समास कहा जाता है। तो यहां जो योग हो रहा है वो किसका है? पदों का हो रहा है। और यहां जो योग होता है वो संधि के अंदर किसका होता है? आपका ध्वनि और वर्ण का। जैसे आपका शब्द है लंका, लंका के अंदर ध्वनि कौन सी है? आ, और सामने क्या है? आपका ईश। तो लंका प्लस ईश क्या बन जाता है? आपका लंकेश। तो यहां दो ध्वनियां कौन सी मिलती है? लंका की तो आ है, और ईश की क्या है? आपकी ई है। तो आ प्लस ई दोनों किस में कन्वर्ट होते हैं? आपके ए के अंदर। तो दोनों के अर्थ ध्यान रखने हैं। दोनों में अंतर क्या है संधि और समास में? पहली बात तो है समास के अर्थ क्या होते हैं? संक्षेपण, संक्षिप्तीकरण, छोटा रूप, योग, मेल, संचय और संग्रह। अगर हम बात करते हैं संधि की, तो संधि के क्या क्या अर्थ होते हैं?
संधि का अर्थ होता है निश्चय, पारस्परिक, योग, युगों का मिलन, आत्माओं का मिलन, ध्वनियों का मिलन। तो ये कई अर्थ किसके होते हैं? संधि के। समास बनता है आपका सम प्लस आस से, जबकि संधि बनती है आपकी सम प्लस धी से। संधि के अंदर जो योग होता है वो किसका होता है? ध्वनि या वर्ण का होता है, जबकि समास में जो योग होता है वो किसका होता है? आपका शब्द और पद का होता है। दोनों में समानताएं देखने को मिलेगी, किसके अंदर? आपको संधि और समास के अंदर। देखो, संधि और समास दोनों का अर्थ क्या होता है? दोनों का अगर हम बात करें, दोनों का मुख्य कार्य क्या होता है? संक्षेपण करना, छोटा करना। देखो, संधि किसको संक्षिप्त करती है? संधि संक्षिप्त करती है किसको? ध्वनि या वर्णों को। लंका में कितने अक्षर? 2, ल और का। इसमें 2, कितने होने चाहिए? 4, लेकिन लंकेश में कितने हो गए आपके? 3। तो एक ध्वनि है वो यहां क्या हो रही है? आपकी संक्षिप्त हो रही है। और जबकि समास में संक्षिप्त क्या होते हैं? आपके शब्द संक्षिप्त होते हैं। दोनों में अंतर है। संधि के अंदर संक्षेपण होता है वो ध्वनियों का होता है, और जबकि समास में जो संक्षेपण होता है वो किसका होता है? आपका शब्दों का संक्षेपण होता है। तो 3 बातें आ गई। समास बनता है सम प्लस आस से, और संधि बनता है सम प्लस धी से। दोनों के अर्थ और दोनों के आपके किस प्रकार से परिवर्तन होता है। आगे हम बात करते हैं कि जो समास है इसका विलोम क्या होगा। अगर हम आपसे पूछे एग्जाम के अंदर कि समास शब्द है, इसका विलोम शब्द क्या होगा, हम ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं? आपका समास विग्रह बोलते हैं। संधि, संधि विच्छेद, और समास विग्रह। तो हम ये सोचते हैं कि समास का विलोम शब्द क्या होता है? आपका विग्रह होता है। तो समास का विलोम विग्रह नहीं होता है। समास का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका व्यास होता है। समास का विलोम शब्द क्या होता है? आपका व्यास होता है। और ये जो व्यास शब्द है वो किससे बनता है? वो बनता है आपका वी धन आस से बनता है। वी प्लस आस से क्या बनता है? आपका व्यास बनता है। और व्यास शब्द के अंदर संधि की बात करते हैं तो संधि कौन सी है? आपकी यण स्वर संधि। जैसे व्यास होता क्या है, अगर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो व्यास कहते किसको हैं? जैसे आपका ये वृत्त है, और वृत्त का जो आधा भाग है उसे आप किसके नाम से जानते हैं? त्रिज्या के नाम से जानते हैं। और व्यास किसे कहते हैं? जो त्रिज्या है उसका दुगुना होता है। इसका मतलब एक परिधि से लेकर दूसरी परिधि का जो बीच का विस्तार होता है उसे क्या कहते हैं? आपका व्यास कहते हैं। तो व्यास का हम सामान्य वे के अंदर अर्थ लेते हैं तो किससे ले सकते हैं? आपका विस्तार से, यानी फैलाव से। तो इसका मतलब व्यास शब्द है, इसका अर्थ किससे लेते हैं? आपका विस्तार से लेते हैं। और समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपका संक्षेपण। तो जैसे संश्लेषण का विलोम शब्द क्या होता है? आपका विश्लेषण होता है, वैसे ही समास का विलोम शब्द क्या होता है? आपका व्यास होता है। अगर आपने विग्रह कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा। समास का विलोम क्या होगा? आपका व्यास होगा। अगर हम दोनों की चर्चा करते हैं कि संधि का विलोम क्या होता है, तो संधि का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा? आपका संधि का विलोम शब्द होता है आपका, हम बोलते हैं विच्छेद। विच्छेद नहीं होता है, संधि का विलोम शब्द होता है आपका विग्रह। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संधि का विलोम क्या मानना है आपको? विग्रह है। और समास का क्या मानना है? आपका व्यास। अगर विग्रह ऑप्शन में नहीं आए तब हम क्या कर सकते हैं? आपका इसका विच्छेद माना जा सकता है। तो दोनों के अंदर अंतर होता है। संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह। और समास का क्या होता है? आपका व्यास होता है। अब एग्जाम में जो प्रश्न आता है वो इस प्रकार से आता है। कई बार प्रश्न है वो परिभाषाओं से उठा लेते हैं। एक बार प्रश्न आ गया एग्जाम में कि समास में पद होते हैं। प्रश्न क्या आया था एग्जाम में? समास में पद होते हैं। ये परिभाषा हम ऑलमोस्ट कई बार पढ़ते हैं और सीधा आता है 2 या 2 से अधिक। और एग्जामिनर ने क्या किया? यहां आपकी इसी खूबी का फायदा उठाया और दोनों चीज ऑप्शन में डाल दी कि समास में पद होते हैं। और नंबर 1 आ गया आपका 2, और नंबर 2 में आ गया आपका 2 से अधिक। और परिभाषा में दिया हुआ होता है 2 या 2 से अधिक, और दोनों चीज आपके सामने विकल्प में दे दी।
तो ऐसी कंडीशन में आप में से इसका चुनाव क्या करोगे कि समास में पद होते हैं और तीसरा ऑप्शन दे दिया आपका एक से अधिक, एक से अधिक, और चौथा विकल्प दे दिया एग्जाम के अंदर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ऐसी कंडीशन के अंदर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बहुत से विद्यार्थी या तो 2 करके आए या फिर क्या करके आए, 2 से अधिक, जबकि परिभाषा में स्पष्ट लिखा हुआ है 2 या 2 से अधिक। अगर आपने 2 की बात की तो इसमें केवल कितने शामिल होंगे? आपके 2 शामिल होंगे, केवल 2 पद होंगे, जबकि समास के अंदर 2 पद भी होते हैं और 2 से अधिक भी होते हैं। अगर हम बात करते हैं 2 की, जैसे आपके सामने कोई शब्द आ गया राजपुत्र, इसमें कितने पद हैं? आपके 2 पद हैं, राजा और राजा का पुत्र, राजा और पुत्र 2 पद हैं इसके अंदर। जैसे हवन सामग्री, तो एक तो हो गया हवन, एक आपका सामग्री। जैसे ऐसा लिख दिया दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी चूरमा, अब इसमें कितने पद हो गए? आपके 3 पद हो गए। समास में 2 पद भी होते हैं और 2 से अधिक भी होते हैं। अगर आप आंसर 2 करके आते हैं तो केवल कितने आएंगे? आपके 2 वाले। फिर दाल बाटी चूरमा, हाथी घोड़ा पालकी, ये शामिल नहीं होंगे। अगर आपने कर दिया 2 से अधिक, इसका मतलब 2 प्लस वाले आएंगे, 2 वाले नहीं आएंगे। तो यहां ये दोनों विकल्प ही क्या थे? आपके गलत थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आपका 1 से अधिक। तो 1 से अधिक में आपका 2 भी शामिल हो गया और 2 प्लस भी क्या हो गए? आपके शामिल हो गए। तो समास के अंदर जो पद होते हैं वो आपके 1 से अधिक होते हैं। ये जो प्रश्न है वो आपका वेरी इंपॉर्टेंट है और विद्यार्थी इसके अंदर आपके गुमराह हो सकते हैं, क्योंकि विकल्प में दोनों चीजें आ जाएगी, आपको 2 या 2 से अधिक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या मानना होगा? आपको 1 से अधिक। इसी के आधार पर हम समास की जो परिभाषा है वो बनाते हैं। क्या परिभाषा होती है? समास कहते किसको हैं कि जब 1 से अधिक, जब 1 से अधिक, कोष्टक में लिख सकते हो आप 2 या 2 से अधिक, जब 1 से अधिक, कोष्टक में लिख सकते हो आप 2 या 2 से अधिक पदों के मध्य से, पदों के मध्य से विभक्ति, शब्दांश, पद आदि को हटाकर, आदि को हटाकर शब्दों को पास पास लाने की प्रक्रिया, शब्दों या पदों को पास पास लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको आप समास कहते हो। इसे सामासिक पद कहा जाता है या समस्त पद कहा जाता है। तो इसको आप या तो समास कह दो, इसे हम चाहे तो समस्त पद भी कह सकते हैं, और इसे आपका सामासिक पद भी कहा जा सकता है। कि 1 से अधिक पदों के बीच को हटाकर, यानी बीच में कोई शब्दांश है, कोई कारक है, कोई अन्य पद दिया गया है, शब्दों का समूह है, इनको हटाकर जो मुख्य पद है उनको पास पास लाने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? आपका समास कहा जाता है। और जो संक्षिप्त रूप होता है, समास कहते किसको है? पदों को पास पास लाकर जो संक्षेपण की प्रक्रिया है, इसी संक्षेपण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपका समास कहा जाता है। तो मुख्य बात है, इसमें जो पद होते हैं वो कितने होते हैं? आपके 1 से अधिक होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, समास का जो विश्लेषण होता है
जो विश्लेषण होता है उसे तो कहते हैं आपका समास विग्रह, और जो संश्लेषण होता है उसे क्या कहते हैं आपका समस्त पद कहा जाता है। तो इस विश्लेषण और संश्लेषण में क्या अंतर होता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो, एक तो होता है संश्लेषण यानी संक्षेपण, और एक होता है आपका विस्तार। तो संक्षेपण और विस्तार की जो प्रक्रिया है इसके अंतर को हम समझना चाहें तो इसके अंतर को हम किस नाम से जानते हैं? तो जो संक्षेपण होता है उसे तो हम किस किस नाम से जानेंगे? संक्षेपण को हम क्या कह सकते हैं? इसे तो हम कहेंगे आपका समस्त पद। क्या कहेंगे? आपका समस्त पद कहेंगे। इसे आपका सामासिक पद भी कहेंगे। संक्षेपण को हम समस्त पद भी कह सकते हैं या आपका सामासिक पद भी कहा जाता है। और जो विस्तार की प्रक्रिया होती है इसे क्या कहेंगे? आपका समास विग्रह कहा जाता है। क्या कहते हैं? आपका समास विग्रह कहते हैं। इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? देखो, समस्त पद होता है उसका स्वरूप क्या होगा? आपका छोटा होगा। जैसे मैंने कहा दही बड़ा। अब दही बड़ा शब्द है वो अपने आप में कैसा रूप है? आपका संक्षिप्त रूप है। और इसको अगर हम विस्तारित रूप में कहना चाहें तो इस समास विग्रह के रूप में आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दही में डूबा हुआ बड़ा। दही में डूबा हुआ बड़ा। तो दही में डूबा हुआ बड़ा ये अपने आप में क्या है? समास विग्रह है। और दही बड़ा ये अपने आप में क्या है? समासिक पद है। दोनों के अंदर कोई चेंज नहीं है, दोनों का अर्थ क्या है? समान है। तो समास विग्रह है और समस्त पद, इन दोनों के अर्थ में कोई अंतर नहीं रहता है। दोनों का अर्थ क्या रहता है? आपका समान रहता है। जैसे इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं कि विषय वस्तु के अंदर अनावश्यक जो विस्तार होता है, अनावश्यक विस्तार को कम करने के लिए हम विषय वस्तु में क्या करते हैं? सामासिक पद की प्रक्रिया को अपनाते हैं। अगर हम लोकोक्ति के माध्यम से कहना चाहें तो आप ऐसा कह सकते हो कि गागर में सागर भरना। कि गागर में सागर भरना एक कहावत है। किसके बारे में? एक महान कवि हुए हैं आपके, कौन? बिहारी। बिहारी के दोहों के बारे में कहा जाता है कि बिहारी के दोहे अपने आप में कौन सा सामर्थ्य रखते हैं? गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना। तो समास है वो किस उक्ति को चरितार्थ करता है? आपका गागर में सागर भरने की उक्ति को चरितार्थ करता है। कि गागर में सागर भरने का मतलब होता है कम से कम शब्दों के अंदर अपनी बात को सामने वाले व्यक्ति तक क्या करना? आपका अभिव्यक्त करना। तो बिहारी एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनके दोहों के ऊपर ये कहावत लागू होती है, गागर में सागर भरने की। बिहारी जो है वो अपने आप में किस काल के कवि माने जाते हैं? वो आपके रीति काल में आते हैं। और रीति काल के अंदर कौन से कवि हैं? आपके रीति सिद्ध कवि हैं। रीति काल का विभाजन 3 भागों में हुआ था, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और आपका रीति सिद्ध। तो बिहारी है और रीति सिद्ध कवि हैं। और बिहारी ने अपनी एकमात्र रचना लिखी थी, कौन सी? आपकी बिहारी सतसई। बिहारी की एकमात्र रचना है वो कौन सी है? आपकी बिहारी सतसई, जिसके अंदर कुल कितने दोहे हैं? आपके 713 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? आपके 713 दोहे। जैसे कोई कवि रचना लिखता है तो सबसे पहले वो किसी न किसी की वंदना करता है। तो बिहारी ने अपने काव्य में सबसे पहले किसकी वंदना की? कई बार जीके में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, किसकी वंदना की है? आपकी राधा की। ऑप्शन में आता है राधा, गणेश, सरस्वती। तो हम सोचते हैं कि कोई काम शुरुआत करते हैं तो किससे करते हैं? गणेश जी से। लेकिन बिहारी ने अपने दोहों के अंदर सबसे पहले जो वंदना की है वो किसकी की है? आपकी राधा की। पहला दोहा मिलता है आपका, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय। तो यहां किसका उल्लेख किया गया है? आपका राधा का। और बिहारी की जो रचनाएं हैं वो किस आधार पर है? आपकी इसी सामासिक प्रक्रिया के ऊपर आधारित है कि जो सतसैया के दोहरे, जो नाविक के चीर,
देखन में छोटा लागे घाव करे गंभीर, कि बिहारी के दोहे भले ही देखने में क्या हो, छोटे हो, लेकिन उनका अर्थ क्या होता है आपका, बहुत विशाल होता है। इसीलिए बिहारी के दोहों के बारे में कहा गया है कि वो गागर में सागर भरने की क्या रखते हैं, आपकी सामर्थ्य रखते हैं। तो सामासिक प्रक्रिया के साथ हम किसको जोड़ सकते हैं, आपकी बिहारी को भी जोड़ सकते हैं। उनका जो काव्य है वो कैसी शैली के अंदर है, आपका सामासिक शैली के अंदर है। तो जो विस्तार होता है समास विग्रह और एक होता है आपका संक्षेपण, दोनों का अर्थ समान रहता है, केवल पदों का अंतर होता है। विग्रह में पद अधिक होते हैं और संक्षेपण के अंदर आपके पद क्या होते हैं, न्यून होते हैं। और ले सकते हो जैसे आपका, जैसे मैंने कहा हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री, तो हवन के लिए सामग्री है, ये तो आपका क्या हो जाएगा, समास विग्रह हो जाएगा। हवन के लिए सामग्री, ये अपने आप में क्या है, आपका समास विग्रह है। और इसका सामासिक पद बनाना चाहो तो क्या बन जाएगा, आपका हवन सामग्री बन जाएगा। तो हवन सामग्री है वो अपने आप में क्या है, सामासिक पद है, और विग्रह क्या हो जाएगा आपका, हवन के लिए सामग्री। तो विस्तार जहां होगा वो आपका विग्रह होगा और संक्षेपण जहां होगा वो आपका सामासिक पद बन जाएगा। जैसे ऐसा कह दिया कि सवाई जयसिंह ने बसाया है जो पुर, सवाई जयसिंह ने बसाया है जो पुर, ये अपने आप में क्या है, समास विग्रह। इसको अगर आप शॉर्ट में लिखो तो कह सकते हो जयपुर, क्योंकि जयपुर है उसका निर्माण किसने किया था, आपका सवाई जयसिंह ने। तो जयपुर है वो तो बन जाएगा आपका संक्षेपण, और इसका विस्तार क्या बन जाएगा, आपका सवाई जयसिंह ने बसाया है जो पुर। जैसे अधिकांश जो शहरों के नाम है वो किसी न किसी राजाओं के नाम पर है। जैसे राव जोधा ने क्या बसाया था, आपका जोधपुर बसाया था, और बीका ने आपका बीकानेर बसाया था। तो कहने का मतलब उन्हीं के नामकरण के आधार पर उनके नाम रखे गए। तो विस्तार आपका विग्रह के अंदर आता है और शॉर्ट किसके अंदर आता है, आपका संक्षेपण के अंदर। बाकी इन एग्जाम्पल्स के बारे में, सभी समास के बारे में पढ़ेंगे तो हम साथ साथ इनका विस्तार पढ़ते हुए पढ़ेंगे। तो आगे हम बात करते हैं, तीन बातें हो गई कि समास का अर्थ क्या होता है, विलोम क्या होता है और आपकी परिभाषा क्या होती। अब हम बात करते हैं कि संधि और समास किन किन शब्दों के होते हैं। अगर हम बात करते हैं, शब्द कई प्रकार के होते हैं। अगर हम उत्पत्ति के आधार पर बात करते हैं तो चार प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। रचना में होते हैं रूढ़, यौगिक और आपका योग रूढ़। ध्यान रखना संधि है, संधि हमेशा किन शब्दों की होती है, संधि केवल और केवल किन शब्दों की होती है, आपकी तत्सम शब्दों की होती है। जबकि हम बात करते हैं समास की, तो समास है वो तत्सम के साथ साथ तत्सम, तद्भव, विदेशी, संकर आदि शब्दों के ऊपर समास के नियम को लागू किया जा सकता है। संधि केवल और केवल तत्सम शब्दों की होती है, जबकि समास है वो तत्सम, तद्भव, विदेशी, संकर सभी शब्दों पर क्या होता है, आपका समास का नियम लागू होता है। जबकि अन्य जो शब्द है उनका आप क्या नहीं कर सकते, संधि विच्छेद नहीं कर सकते। तो संधि केवल है वो आपकी क्या रहेगी, तत्सम शब्दों की होगी। जैसे मान लो रेलगाड़ी शब्द है, रेलगाड़ी शब्द में समास होता है, रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेलगाड़ी शब्द अपने आप में क्या है, आपका संकर शब्द है। रेलगाड़ी शब्द कैसा है, आपका संकर। क्यों, रेल शब्द है वो आपका अंग्रेजी का है, गाड़ी किसका है, आपका हिंदी का। तो रेल पर चलने वाली गाड़ी, तो यहां अंग्रेजी और हिंदी दो भाषाओं के शब्द आ गए, तो क्या हो गया, आपका संकर शब्द हो गया। तो इस शब्द में आप समास तो कर सकते हो, लेकिन रेलगाड़ी शब्द है इसमें क्या नहीं होगी, आपकी संधि नहीं होगी। अब संधि केवल जो होती है वो किस में होती है, आपकी तत्सम शब्दों में। जैसे मान लो आपका शब्द है लंकेश। अब लंकेश शब्द है, ये शब्द कैसा है, आपका तत्सम है। इसमें संधि भी हो सकती है और समास भी होगा। देखो लंकेश किससे बनता है, आपका लंका प्लस
ईस से। अब यहां संधि कौन सी है इसके अंदर? आपकी गुण स्वर संधि। तो लंकेश आपका तत्सम शब्द है, लंका प्लस ईस यहां आपकी संधि है। और इसमें समास भी हो सकता है। कैसे? लंका का ईश्वर है जो, अर्थात रावण। यहां दोनों पद है, अपने अर्थ का परित्याग कर देंगे, क्या बन जाएगा आपका? लंका का ईश्वर है जो। और जहां दोनों पद अपने अर्थ का परित्याग कर देते हैं और किसी तीसरे अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? आपका योगरूढ़ शब्द कहा जाता है। रचना के आधार पर शब्द तीन होते हैं, आपके रूढ़, यौगिक और आपका योगरूढ़। तो रावण जो शब्द है वो अपने आप में कैसा है? योगरूढ़ शब्द है। कैसा है? आपका योगरूढ़ शब्द है। ये तो लंकेश शब्द है वो तत्सम है, और आपका यहां इसके अंदर संधि भी है, समास भी है। कहने का मतलब संधि केवल तत्सम शब्दों में होती है, जबकि समास आपका तत्सम, तद्भव, विदेशी, संकर आदि सभी शब्दों के अंदर हम समास के नियम को लागू कर सकते हैं, जबकि संधि के नियम को लागू नहीं किया जा सकता। ये दोनों के अंदर आपका मुख्यतः अंतर है। आगे हम बात करते हैं कि हिंदी भाषा के अंदर हम शब्द बनाना चाहें तो शब्दों का निर्माण कितने प्रकार से किया जाता है। ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार आ चुका है कि हिंदी भाषा के अंदर शब्दों का निर्माण कितने प्रकार से किया जाता है। हिंदी भाषा में जो शब्द निर्माण है वो कुल कितने प्रकार से होता है? हिंदी भाषा में शब्दों का निर्माण है वो मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? आपका 4 प्रकार से। ये 4 कौन कौन से रास्ते हैं जिनके द्वारा हम शब्दों का निर्माण करते हैं? तो शब्दों का निर्माण या तो किससे होता है? आपका संधि से, या फिर किससे होगा? आपका समास से, या फिर प्रत्यय से, या उपसर्ग से। हिंदी भाषा के अंदर शब्द है वो 4 प्रकार से निर्मित होते हैं, संधि, समास, प्रत्यय और उपसर्ग। तो हिंदी भाषा में शब्द निर्माण की 4 इकाइयां होती है, संधि, समास, प्रत्यय और उपसर्ग। ये प्रश्न भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा गया था कि शब्द निर्माण की कितनी इकाइयां हैं। और अगर इस प्रश्न को चेंज कर दिया जाए, ऐसा आ जाए कि हिंदी भाषा के अंदर शब्द निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन सी है? इन चारों में से अगर हम किसी को महत्व देना चाहें तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सी होती है? आपकी संधि। तो हिंदी के अंदर शब्द निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन सी मानी जाती है? आपकी संधि मानी जाती है। तो ये हो गया आपका मूलतः संधि और समास में कुछ बातों के अंदर अंतर हो गया कि संधि और समास दोनों का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, संक्षेपण। अंतर इतना है, संधि ध्वनि स्तर की प्रक्रिया है, जबकि समास आपकी शब्द स्तर की प्रक्रिया है। संधि बनता है सम प्लस धी से और समास बनता है आपका सम प्लस आस से। संधि का विलोम शब्द होता है विग्रह और समास का क्या होता है? व्यास। संधि तत्सम शब्दों की होती है, जबकि समास तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर आदि पर लागू होता है। अगर हम बात करते हैं अधिकांशतः कि समास में पद होते हैं 1 से अधिक होते हैं, 2 भी होते हैं और 2 से अधिक भी होते हैं। तो कहने का मतलब अगर हम पदों की बात करते हैं अधिकांश स्थिति के अंदर, तो अधिकांश संधि के समास में जो पद होते हैं वो कितने होते हैं? आपके 2 होते हैं। 2 भी होते हैं, 2 से अधिक भी होते हैं। केवल हम 2 पदों की रेख चर्चा कर रहे हैं कि 2 पद होते हैं तो कौन कौन से होते हैं। एक पद तो होता है आपका प्रथम पद, एक तो होता है आपका प्रथम पद। इस पद को आप क्या कह सकते हो? पूर्व पद भी कह सकते हो। अगर 2 पद आए जैसे राजपुत्र, ऋषि कन्या, नगर सेठ, यहां 2 पद हैं। तो जहां 2 पद होते हैं वहां एक तो होता है आपका प्रथम पद या पूर्व पद, और दूसरा कौन सा होता है? उसे कह सकते हो आपका द्वितीय पद। इसे आप उत्तर पद भी कह सकते हो, द्वितीय पद कह दो,
उत्तर पद कह दो या आपका पर पद कह दो, एक ही बात है। तो पहला पद होता है उसे आप प्रथम पद या पूर्व कह सकते हो, दूसरे पद को क्या कह सकते हैं, द्वितीय पद, उत्तर पद, या क्या कह सकते हैं आपका पर पद कहा जा सकता है। जैसे हम चर्चा करते हैं तो कई बार पढ़ते हो परिभाषाओं के अंदर कि अव्ययभाव में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों होते हैं। तो ये पद प्रधान क्या होते हैं, प्रधान किसे कहते हैं, गौण किसे कहते हैं, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे कि जहां दो पद होते हैं, कई बार आपका पहला पद प्रधान हो सकता है, कई बार आपका दूसरा, कई जगह ऐसा होता है कि दोनों पद ही प्रधान हो जाते हैं और कई बार दोनों में से कोई प्रधान नहीं होता। तो एक पद तो क्या होता है, इनमें प्रधान होता है और एक क्या होता है आपका गौण होता है। तो प्रधान पद और गौण पद में अंतर क्या है कि गौण किसे कहते हैं और प्रधान किसे कहा जाता है। प्रधान पद वो होता है जिस पद पर अर्थ का बल पड़ता है, अर्थ का प्रभाव पड़ता है, उसे क्या कहते हैं आपका प्रधान पद कहते हैं। कि जिस पद पर अर्थ का बल पड़े, अर्थ का प्रभाव पड़ता है, जिस पद पर अर्थ का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं आपका प्रधान पद कहते हैं। और जिस पद पर अर्थ का प्रभाव न पड़े उसे क्या कहते हैं आपका गौण पद कहा जाता है। जिस पद पर अर्थ का प्रभाव न पड़े उसे क्या कहते हैं, गौण पद कहते हैं। अगर आपके सामने एग्जाम में कोई शब्द दे दिया और पूछ लिया इसमें प्रधान कौन सा है, गौण कौन सा है, ऐसी कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि प्रधान की पहचान कैसे करें और गौण क्या होगा कि जिस पद को अर्थ प्रभावित करे उसे क्या कहेंगे आपका प्रधान, और जिसको अर्थ प्रभावित नहीं करे उसे क्या कहेंगे आपका गौण। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके सामने, मैंने कहा आपके सामने शब्द है ऋषि कन्या। अब ऋषि कन्या के अंदर कुल कितने पद हैं आपके, दो, एक तो आपका ऋषि और एक आपका कन्या। अब आपसे कोई पूछ ले ऋषि कन्या शब्द है, इसके अंदर प्रधान कौन सा है, ऋषि प्रधान है, कन्या प्रधान है, दोनों प्रधान है, या कोई कि दो पद होंगे वहां चार स्थिति बन सकती है। जहां आपके दो पद होते हैं वहां मैक्सिमम कितनी स्थिति बनेगी आपकी, चार स्थितियां बनेगी। जहां दो पद होते हैं वहां कितनी स्थिति बनेगी आपकी, चार स्थिति बनेगी। अब चार स्थिति क्या क्या बन सकती है, या तो पहला पद प्रधान होगा, या फिर दूसरा पद प्रधान होगा, या दोनों प्रधान हो जाएंगे, या दोनों में से कोई प्रधान नहीं रहेगा। ऐसी कंडीशन में ऐसा आ गया ऋषि कन्या में कौन सा पद प्रधान है, ऋषि प्रधान है, कन्या प्रधान है, दोनों प्रधान है, या कोई अन्य अर्थ प्रधान है। तो ऐसी कंडीशन में आप कैसे पता लगाओगे कि यहां प्रधान कौन है। देखो अगर कोई चीज अगर आपको क्लियर नहीं होती है तो आप उस शब्द को कहां यूज करना, सेंटेंस में यूज करना, फिर पता लगाना कि यहां जो मुख्य भाव है वो किसको प्रभावित कर रहा है। अगर इसी कन्या शब्द को हमने सेंटेंस में यूज किया कि ऋषि कन्या दूध पी रही है, ऋषि कन्या दूध पी रही है, अगर आपने इसको सेंटेंस में यूज कर दिया, अब आपसे पूछे कि यहां जो क्रिया किसको प्रभावित कर रही है, दूध पी रही है, ये जो काम है वो कौन कर रहा है, ऋषि कर रहा है या उसकी कन्या कर रही है। तो दूध पीने का जो काम है ये कार्य, इसका प्रभाव कहां पर आ रहा है, आपका कन्या पर आ रहा है। इसका मतलब कन्या है, इस पर इस अर्थ का क्या आ रहा है, प्रभाव देखने को मिल रहा है। और जहां अर्थ का प्रभाव जिस पर देखने को मिले वो क्या हो जाएगा आपका प्रधान। तो इसके अंदर जो कन्या है वो आपका क्या रहेगा, प्रधान पद रहेगा, और ऋषि है वो आपका क्या है, गौण है। तो यहां पर कौन सा पद प्रधान हो गया आपका, यहां पहला पद है वो तो क्या हुआ, गौण, और दूसरा क्या रहा आपका प्रधान हुआ। तो कई जगह आपका पहला पद प्रधान होता है, कई जगह आपका दूसरा होता है। जैसे मान लो आपके सामने शब्द लिखा मैंने माता पिता। अब दो पद है, एक तो माता,
एक आपका पिता। अब बताओ कौन सा प्रधान है, कौन सा आपका गौण है, कि माता को प्रधान मानोगे, पिता को मानोगे, दोनों प्रधान है, या दोनों में से कोई नहीं। तो इसका पता लगाने के लिए क्या करोगे, जैसे आपने इसको सेंटेंस में यूज किया वैसे ही आपको इसको सेंटेंस में यूज करना है। जैसे सेंटेंस बना दिया, माता पिता की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो। अब इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप देखो कि इसका अर्थ है वो किसको प्रभावित कर रहा है। तो सेवा करो किसकी करनी है बताओ, खाली पिताजी की करनी है या माताजी की करनी है, दोनों की करनी है। सेवा करो किसकी करनी है, पिता की भी करनी है और किसकी, माता की। इसका मतलब इसका जो अर्थ है वो किस पर डिपेंड है, आपका दोनों पर प्रभाव डाल रहा है। इसका मतलब पहला पद भी प्रधान है इसके अंदर और इसका अपना दूसरा पद भी प्रधान है, अर्थात ऐसा कह सकते हैं इसके अंदर दोनों पद ही क्या है, आपके प्रधान है। दोनों पद क्या है, आपके प्रधान है। तो जहां दो पद होंगे वहां कभी पहला पद प्रधानित होगा, कभी दूसरा, कभी दोनों, और कभी आपका तीसरा अर्थ भी क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। जैसे मान लो मैंने आपके सामने सब लिखा गजानन, गज प्लस आनन, गजानन शब्द है। अब गजानन शब्द है, इसमें दो शब्द हैं, एक तो आपका गज, गज का मतलब क्या होता है, हाथी, और एक क्या है आपका आनन, गज और आनन। अब इसमें कौन सा प्रधान है, गज प्रधान है या आनन प्रधान है, या फिर दोनों प्रधान है, या दोनों से निकलने वाला अर्थ प्रधान है। अब गजानन कहते किसको, गज का मतलब हो गया हाथी और आनन का मतलब हो गया मुख। तो क्या यहां हाथी प्रधान है क्या, नहीं। क्या यहां मुख प्रधान है क्या, नहीं। क्यों, गजानन शब्द है वो किसके अर्थ में रूढ़ हो जाता है, आपका गणेश के अर्थ में। तो गजानन शब्द में गज और आनन दोनों शब्द है वो अपने अर्थ का क्या कर देते हैं, परित्याग कर देते हैं, और दोनों शब्द अपने अर्थ का परित्याग करके किस अर्थ में रूढ़ हो गए, आपके गणेश में। तो गणेश अर्थ में क्या हो गए, रूढ़ हो गए। तो इसका मतलब जहां दोनों शब्द है वो क्या रहते हैं, आपके गौण रहते हैं, और तीसरा अर्थ क्या होता है, आपका प्रधान होता है। तो कहने का मतलब यहां कोई पद है, कोई सा प्रधान हो सकता है, कभी आपका पहला, कभी दूसरा, कभी दोनों, कभी आपका अन्य अर्थ। तो पद की प्रधानता अगर आपको जाननी है कि प्रधान कौन सा है, गौण कौन सा है, तो प्रधान वो होगा जिसको अर्थ प्रभावित करे उसे प्रधान कहेंगे, और जिसको अर्थ प्रभावित नहीं करे उसे क्या कहेंगे, आपका गौण कहेंगे। और अगर मान लो ऐसा आ जाए कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद कितने होते हैं, ऑप्शन में आ गए 4, 6, तो हम क्या करेंगे। अगर मान लो प्रश्न आ गए, ऑलमोस्ट आपने पढ़ा है कि समास के भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं। अगर इसी प्रश्न को थोड़ा चेंज कर दिया जाए और ऐसा आ जाए कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद कितने होते हैं, और ऐसी कंडीशन में अगर आपने 6 उत्तर कर दिया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि पद कितने होते हैं, 2, या तो पहला पद प्रधान या फिर दूसरा, या फिर दोनों, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो कहने का मतलब ऐसी कंडीशन में आपका उत्तर क्या होगा, 4 होगा। कैसे होगा, चर्चा करते हैं। अगर प्रश्न ऐसा आ जाए आपके सामने कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद कितने होते हैं, पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद हैं वो कुल कितने होते हैं, आपके 4 होते हैं। ये 4 कौन कौन से होते हैं। पहला जो समास होता है वो आपका होता है अविभाव समास। कौन सा होता है आपका, अविभाव समास। यहां से एग्जाम में सीधा प्रश्न आता है कि किस समास में पहला पद प्रधान होता है, किस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, या कौन सा समास है जो अन्य अर्थ को प्रभावित प्रधान मानता है। तो सीधा आता है, तो एक तो होता है अविभाव समास, तो दूसरा कौन सा होता है आपका तत्पुरुष समास। एक होता है आपका अविभाव समास और दूसरा होता है आपका तत्पुरुष। तीसरा होता है आपका द्वंद्व समास।
और चौथा होता है बहुव्रीहि समास। तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कुल कितने भेद होते हैं? आपके 4 होते हैं। अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और आपका बहुव्रीहि। और सीधा आ जाए समास के भेद कितने होते हैं, तब 6 मानना है। फिर 2 और होते हैं आपके कर्मधारय और आपका द्विगु। कर्मधारय और द्विगु अलग से नहीं होते हैं, वो किसके भेद माने जाते हैं? आपके तत्पुरुष समास के ही भेद माने जाते हैं। कर्मधारय समास और द्विगु समास जो है वो आपका तत्पुरुष समास का भेद माना जाता है। तो दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। सीधा आए समास के भेद कितने होते हैं, तब उत्तर होगा 6। और प्रश्न ऐसा आ जाए पदों की प्रधानता के आधार पर, तो कितना होगा आपका 4। अब देखो किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है। ध्यान रखना, जो आपका समास है अव्ययभाव, इस अव्ययभाव समास के अंदर कौन सा पद प्रधान होता है? तो इसके अंदर आपका प्रथम पद क्या रहता है? आपका प्रधान रहता है। और दूसरा पद है वो क्या रहेगा? आपका गौण रहेगा। अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद क्या रहता है? आपका गौण रहता है। विस्तार से हम पढ़ेंगे। इसमें 2 बातें आती है अव्ययभाव समास में कि पहला पद एक तो अधिकांश क्या होता है? आपका उपसर्ग होता है। और कौन कौन से उपसर्ग आएंगे तो अव्ययभाव समास के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरी बात है इसके अंदर शब्दों की क्या होती है? आपकी पुनरावृत्ति होती है। तो इसमें पहला पद होता है उपसर्ग लगने के बाद कोई शब्द क्या बन जाता है? आपका अविकारी, इसलिए वो आपका क्या होता है? प्रधान। जैसे मान लो आपका शब्द है दिन, दिन का आप बहुवचन बना सकते हो दिनों, लेकिन उसके पहले आपने जोड़ दिया प्रति, तो फिर क्या हो जाएगा? आपका प्रतिदिन। अब इसका आप रूप चेंज नहीं कर सकते। जैसे मान लो शब्द है शक्ति, शक्ति को हम चेंज कर सकते हैं शक्ति या शक्तियों, और जो चेंज होता है वो प्रधान नहीं होता। यानी जो अपना परिवर्तन कर ले उसको आप क्या नहीं कह सकते? प्रधान नहीं कह सकते। प्रधान वो होता है कि आपके ऊपर कैसी परिस्थिति आई कि आप अपने वजूद को कायम रखें। और जब इस शब्द के साथ हम उपसर्ग लगा देते हैं तो इस शब्द है वो क्या किस में हो जाता है? आपका अविकारी में कन्वर्ट हो जाता है। शक्ति से पहले हमने क्या लगाया? यथा, तो क्या बन जाएगा? आपका यथा शक्ति। अब इसको आप यथा शक्तियां या यथा शक्तियों नहीं बना सकते। क्यों? उपसर्ग लगने के बाद में जो पद है अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होता, अर्थात उपसर्ग लगने से ही वो पद क्या बनता है? आपका प्रधान बनता है। तो इसके अंदर पहला पद क्या होता है? आपका प्रधान होता है। तत्पुरुष समास के अंदर क्या होता है? तत्पुरुष समास में उल्टा हो जाएगा इसका। इसके अंदर आपका प्रथम पद है वो तो क्या रहेगा? आपका गौण रहेगा। इसके अंदर प्रथम पद तो क्या रहेगा? आपका गौण रहेगा। और दूसरा पद है वो क्या रहेगा? आपका प्रधान रहेगा। इसमें आपका दूसरा पद है वो क्या रहेगा? प्रधान रहेगा। अभी हमने बात की थी आपकी ऋषि कन्या। अब वहां कन्या क्या था? आपका दूसरा पद था। तो ऋषि क्या था? वहां पर आपका गौण था। मैंने कहा राजपुत्र, तो 2 पद हो गए, राजा एक हो गया पुत्र। अब प्रधान कौन सा है इसके अंदर? मैंने कहा राजपुत्र शिकार खेल रहा है, तो शिकार खेलने का जो काम है वो कौन कर रहा है? राजा या पुत्र? तो पुत्र कर रहा है, तो पुत्र यहां क्या हो जाएगा? आपका प्रधान। जैसे कोई आपसे कहे हवन सामग्री, तो हवन सामग्री में 2 पद हैं, एक तो आपका हवन और एक आपका सामग्री। किसको प्रधान मानोगे? कोई कहे आपको हवन सामग्री लेकर आओ, तो क्या लेकर आओगे? हवन लेकर आओगे या सामग्री लेकर आओगे? हम वहां क्या लेकर आएंगे? आपकी सामग्री लेकर आएंगे। तो सामग्री कौन सा पद है? आपका दूसरा पद है। यहां इसको अर्थ क्या कर रहा है? आपका प्रभावित कर रहा है। तो दूसरा पद इसमें क्या होता है? आपका प्रधान होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास में क्या होता है? प्रथम पद भी प्रधान होता है। इसके अंदर प्रथम पद क्या होता है? आपका प्रधान होता है। और प्रथम पद के साथ साथ दूसरा पद है, द्वितीय पद है, वो भी क्या रहता है? आपका प्रधान रहता है। अभी मैंने बात की थी माता पिता, तो माता पिता इसका मतलब माता और पिता दोनों क्या है? आपका प्रधान है। जैसे आप खाना खा रहे हो, कोई कहो कि मुझे दाल बाटी चूरमा खाना है, तो वहां आपकी तीनों महत्व है, दाल भी है, बाटी भी है और आपका चूरमा भी है। तो कहने का मतलब जहां सभी पद 2 हो तो दोनों मान सकते हो, और 2 से अधिक आ जाएं ऐसी कंडीशन में कह सकते हो आप दोनों या सभी पद क्या होते हैं? इसमें आपके प्रधान।
तो द्वंद्व समास के अंदर आपके दोनों है, दो है तो दोनों हो जाएंगे, और दो से अधिक हैं तो आपके सभी पद क्या होते हैं, आपके प्रधान होते हैं। इसमें दोनों या सभी पद क्या होते हैं, आपके प्रधान होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका चौथा कौन सा है, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के अंदर पहला पद गौण होता है और दूसरा पद भी क्या होता है, आपका गौण होता है। बहुव्रीहि समास में जो प्रथम पद है वो क्या रहता है, आपका गौण रहता है, और इसके अंदर जो दूसरा पद है, जो द्वितीय पद है, वो भी आपका क्या रहेगा, गौण रहेगा। गौण का मतलब वो होता है कि जिस पद का कोई महत्व नहीं हो, जो महत्वहीन हो, अस्तित्वहीन हो, ऐसे पदों को क्या कहा जाता है, आपका गौण कहा जाता है। गौण जो शब्द है वो किससे बनता है, गुण से। गुण में ए प्रत्यय लगाने से क्या बन जाता है, आपका गौण बनता है। और जहां दोनों पद हैं अपने अस्तित्व को नकार दें तो इसका मतलब प्रधान क्या होगा, इन्हीं दोनों पदों से निकलने वाला तीसरा अर्थ क्या होगा, आपका प्रधान होगा। तो इसके अंदर प्रधान क्या होगा, दोनों पदों से निकलने वाला, दोनों पदों से निकलने वाला, दोनों पदों से निकलने वाला अन्य या तीसरा अर्थ प्रधान होता है। दोनों पदों से निकलने वाला तीसरा या अर्थ प्रधान होता है। तीसरा या अन्य अर्थ क्या रहता है, आपका प्रधान। तो सिंपल वे के अंदर यहां से कैसा क्वेश्चन आए आप आसानी से कर सकते हो। पूछा यही जाएगा आपको सीधा कि किस समास में पहला पद प्रधान होता है, उत्तर क्या होगा, अविभाव समास। ऐसा आ जाए दूसरा पद किस समास में प्रधान होता है, तो आपका तत्पुरुष समास। और किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं, तो आपका द्वंद्व समास। और ऐसा आ जाए अन्य अर्थ किस समास में प्रधान होता है, तो आपका बहुव्रीहि समास। अभी हमने चार की बात की, अब दो और कौन से भेद हो गए, एक तो हो गया आपका कर्मधारय और एक आपका हो गया द्विगु समास। ध्यान रखना कर्मधारय और द्विगु दोनों किसके भेद हैं, आपके तत्पुरुष के भेद हैं। एक तो होगा आपका कर्मधारय, कर्मधारय समास, और एक होता है आपका द्विगु समास। ये दोनों अलग नहीं है, दोनों को किसके भेद माने गए हैं, आपके तत्पुरुष समास के। एक बार ऐसा भी एग्जाम में आ गया था कि कर्मधारय समास के अंदर कौन सा पद प्रधान होता है। अगर आपका तत्पुरुष समास के अंदर दूसरा पद प्रधान होता है तो कर्मधारय किसका भेद है, तत्पुरुष का भेद है, और तत्पुरुष समास के अंदर ही क्या होता है, आपका दूसरा पद प्रधान होता है। तो कर्मधारय में भी क्या होगा, आपका दूसरा। अगर चाहे आपको कर्मधारय के बारे में पूछें या द्विगु के बारे में पूछें, इनके अंदर भी क्या रहेगा, आपका पहला पद गौण और दूसरा पद क्या होगा, आपका प्रधान। तो यहां आपको इन छह भेदों में से अगर ऐसा पूछ ले किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो आप आसानी से प्रश्न कर सकते हो। और कई बार एग्जामिनर होता है वो ऊपर से आपका परिभाषाओं से प्रश्न पूछ लेता है। तो देखो अविभाव समास में पहला तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु, इनमें होता है दूसरा। और द्वंद्व में क्या होता है, दोनों या सभी पद प्रधान होते हैं। और बहुव्रीहि में क्या होता है, अन्य अर्थ। जैसे मैंने बात की थी आपकी गजानन, गज और आनंद दोनों ने अपना अर्थ त्याग दिया, और तीसरे अर्थ में क्या हो गया, गणेश के अर्थ में रूढ़ हो गया। जैसे लंकेश, लंका और ईश, इन दोनों ने अपना अर्थ त्याग दिया और किस अर्थ में चला गया, आपका रावण के अर्थ में। तो जहां तीसरा अर्थ आए वहां आपका बहुव्रीहि समास होता है। देखो सामान्यतः हम तत्पुरुष समास के हिंदी में दो ही भेद पढ़ते हैं, कर्मधारय और द्विगु। लेकिन तत्पुरुष समास के और भी कई भेद होते हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तत्पुरुष समास के कौन कौन से भेद होते हैं। तत्पुरुष समास वैसे दो भागों में होता है, समानाधिकरण और आपका वेदीकरण। और ये बात कही थी आपकी हिंदी के महान व्याकरणाचार्य कामता प्रसाद गुरु। वो तत्पुरुष समास के दो भेद मानते हैं, आपके समानाधिकरण और आपका वेदीकरण। और इन्हीं आधार पर तत्पुरुष समास के कई भेद बनते हैं। तो तत्पुरुष समास के कुल कितने भेद हैं या कौन कौन से भेद हैं, उनके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। अब तत्पुरुष समास के कौन कौन से भेद होंगे आपके, देखो एक तो हो गया आपका कर्मधारय तत्पुरुष समास, एक तो क्या होता है आपका कर्मधारय तत्पुरुष समास। दूसरा भेद हो गया आपका द्विगु तत्पुरुष समास,
कर्मधारय द्विगु तत्पुरुष समास, ये दो तो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। इसके अलावा और कौन कौन से भेद होते हैं? इसके अलावा होता है एक आपका नए तत्पुरुष समास। एक क्या होता है आपका नए तत्पुरुष समास। इसके अलावा आपका होता है उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास। एक होता है आपका लुप्त पद तत्पुरुष समास। लुप्त पद तत्पुरुष समास। एक होता है आपका लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के कर्मधारय तत्पुरुष, द्विगु तत्पुरुष, नए उपपद, लुप्त पद, लुप्त कारक चिन्ह, और एक होता है आपका अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास। संस्कृत में और भी कई भेद आते हैं, जिसमें आपका प्राक तत्पुरुष है। तो तत्पुरुष समास है, उसके कई भेदों के अंदर क्या किया गया है, आपका विभाजन किया गया है। तो हम सभी के बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे कि नए क्या होता है, उपपद क्या होता है। तो आज दोस्तों हमने जो पढ़ी है वो आपकी समास की भूमिका के बारे में अध्ययन किया है कि समास की भूमिका क्या है और समास किस प्रकार के होते हैं। बाकी सभी समासों के बारे में हम एक एक करके क्या करेंगे, आपकी चर्चा करेंगे। तो जो पढ़ा है हमने उसके बारे में एक बार क्या कर लेते हैं, आपका रिवाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने बात की थी सबसे पहले समास की, कि समास और संधि में दोनों में अंतर करते हुए पढ़ेंगे कि समास किससे बनता है दोस्तों, सम प्लस आस से, और संधि किससे बनती है, आपकी सम प्लस धी से। ये दोनों के अंदर क्या हो गई, संधि हो गई। संधि की बात करते हैं तो संधि कौन सी हो जाएगी दोनों में, आपकी व्यंजन संधि। समास का समानार्थी अर्थ क्या होता है, संक्षेपण, और संधि का समानार्थी अर्थ भी क्या होता है, संक्षेपण। दोनों का काम होता है, संधि और समास का कार्य होता है संक्षेपण करना। अंतर किस बात का है कि संधि जो है वो संक्षेपण किसका करती है, ध्वनि या वर्ण का। इसका मतलब संधि कैसी प्रक्रिया है, ध्वनि स्तर की प्रक्रिया है। जबकि समास किसका संक्षेपण करता है, समास करता है पदों या शब्दों का। अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि समास कैसी प्रक्रिया है, आपकी शब्द स्तर की क्या मानी जाती है, आपकी प्रक्रिया मानी जाती। संधि और समास के अर्थ क्या होते हैं। संधि जो शब्द है वो अपने आप में कैसा अर्थ है, अनेकार्थी शब्द है। संधि के कई अर्थ निकलते हैं। संधि का मतलब होता है मेल। मेल किसका होता है, उसमें ध्वनि का, वर्ण का, या ऐसा भी कह सकते हो अक्षर का मेल होता है। दो युगों का मेल, जोड़ना भी संधि होता है। राजाओं के मध्य जो समझौता होता है उसे भी क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। इसके अलावा पारस्परिक, निश्चय, सेंध, नाटक के कथांश, इन सभी को भी क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। इसी क्रम में समास का भी अर्थ क्या होता है, संक्षेपण, संक्षिप्तीकरण, छोटा रूप, योग, मेल, संचय, संग्रह। ये सारे किसके अर्थ हैं, आपके समास के अर्थ माने जाते हैं। आगे हमने बात की थी साथियों कि संधि का विलोम शब्द क्या होता है, विग्रह, और समास का क्या होता है, आपका व्यास होता है। विग्रह अगर ऑप्शन में नहीं आए तो हम क्या कर सकते हैं, विच्छेद कर सकते हैं। लेकिन आज तक जितनी बार भी एग्जाम में आया है वहां विग्रह और विच्छेद दोनों साथ आते हैं, और लगभग 90% जो विद्यार्थी है वो ऑलमोस्ट क्या करके आते हैं, विच्छेद करके आते हैं। क्यों, पढ़ा हुआ होता है संधि विच्छेद, वो गलत है। सही क्या मानना है, आपका विग्रह, क्योंकि विच्छेद जो शब्द है उसका प्रयोग हम ऑलमोस्ट संबंधों के लिए करते हैं कि पति पत्नी के मध्य संबंध विच्छेद हुआ तो तलाक के लिए विच्छेद शब्द का यूज करते हैं। ध्वनियों को तोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे, आपका विग्रह का यूज किया जाएगा। और नेक्स्ट बात हमने की थी आपकी कि समास में पद कितने होते हैं, आपके एक से अधिक होते हैं, अर्थात दो या दो से अधिक। अगर दो या दो से अधिक पदों के बीच में कोई विभक्ति आ गई, कोई जिसको आप कारक कह सकते हो, कोई शब्दांश आ गया, कोई पद आ गया, शब्दों का समूह आ गया, उसको हटाकर उन पदों को पास पास लाते हो, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, सामासिक या समस्त पद कहा जाता है। नेक्स्ट अपने बात की थी
सामासिक पद और समास विग्रह में क्या है, जो विस्तार होता है उसे तो कहते हैं आपका विग्रह, और जो संक्षेपण होता है उसे क्या कहा जाता है, आपका सामासिक पद कहा जाता है। जैसे दही में डूबा हुआ बड़ा, ये आपका क्या है, समास विग्रह, और दही बड़ा क्या हो गया, आपका समस्त पद हो गया। संधि है वो केवल किसकी होती है, तत्सम शब्दों की, जबकि समास है वो आपका तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर सभी शब्दों पर हम समास के नियमों को लागू कर सकते हैं। अन्य सभी शब्दों के अंदर क्या नहीं होगी, आपकी संधि नहीं होगी। संधि केवल और केवल किसकी होती है, आपकी तत्सम शब्दों की। हिंदी भाषा के अंदर शब्दों का निर्माण 4 प्रकार से होता है, संधि, समास, प्रत्यय और उपसर्ग, और सबसे महत्वपूर्ण जो इकाई है वो आपकी कौन सी है, आपकी संधि मानी जाती है। वैसे पद तो आपके समास में 2 भी होते हैं, 2 से अधिक भी होते हैं, लेकिन अधिकतर क्या मिलेगा आपको, 2 पद होंगे। इसमें एक पहला पद होगा, एक आपका दूसरा पद होगा। कई बार आता है प्रधान और गौण, जिस पद को अर्थ प्रभावित करें उसे क्या कहते हैं, आपका प्रधान, और जहां अर्थ का प्रभाव ना पड़े उसे कहते हैं आपका गौण कहा जाता है। ऋषि कन्या में कन्या प्रधान है, यानी दूसरा पद प्रधान है। माता पिता में दोनों प्रधान है, और गजानन में क्या है, आपका अन्य अर्थ प्रधान है। और इसी प्रधानता के आधार पर समास को हम कितने भागों में बांटते हैं, आपके 4 भागों में। अविभाव समास के अंदर पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में आपका दूसरा पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष के हिंदी में 2 भेद मानते हैं, आपका कर्मधारय और द्विगु, जबकि तत्पुरुष के और भी भेद होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद हैं वो आपके प्रधान रहते हैं, और बहुव्रीहि के अंदर आपके क्या होता है, दोनों से निकलने वाला अन्य अर्थ प्रधान माना जाता है। तत्पुरुष समास के कई भेद होते हैं, कर्मधारी, द्विगु, नय, उपपद, लुप्त पद, लुप्त कारक चिन्ह, ऐलुक और आपका प्राक, ये तत्पुरुष समास के क्या माने जाते हैं, आपका भेद माने जाते हैं। और इन सभी समासों के बारे में एक एक करके हम चर्चा करेंगे कि अविभाव समास क्या होता है, तत्पुरुष समास क्या है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके सामने फिर से हाजिर रहूँगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।